हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। मैं हूं आगाज भैया और आप सभी का स्वागत है केमिस्ट्री की क्लास में। तो मुझे उम्मीद है सभी लोग घर पर बढ़िया हो और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे हो। सो बच्चों देखो, आज हम देखेंगे हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लेक्चर नंबर 4। एंड आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि आज हम एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक के बारे में सीखेंगे, जो है मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ये पूरा टॉपिक आज हम कवर करेंगे काफी अच्छे तरीके से। इसमें बहुत सारी ऐसी डीप एंड कंसेप्ट वाली बात है जो आपको सीखनी आनी चाहिए, ओके, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है सीखने के हिसाब से। एंड केमिस्ट्री को अगर सीख रहे हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि इस वर्ड के बारे में अच्छे समझ के रखना, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये वर्ड आपको केमिस्ट्री में भी आएगा और साथ में फिजिक्स में भी ये टॉपिक अगेन रिपीट होता है। तो बहुत ही अच्छा रहेगा कि इसके बारे में अच्छे से समझो, सीखो इसके बारे में बढ़िया तरीके से, ओके। तो सभी लोग वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखना एंड अच्छे तरीके से हर एक चीज को समझते हुए लिखना और सुनना, ओके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, जो है मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सो ये होता क्या है? देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की अगर बात की जाए तो ये अपने वर्ल्ड के अकॉर्डिंग ही होता है, ठीक है। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल से बात करते हैं तो इस टॉपिक को फिर हम आराम से समझ पाएंगे। जैसे कि देखो, अगर मैं बात करूं लाइट की, आपको पता है लाइट जैसे हमारे पास जो सनलाइट आती है, ठीक है, और वो क्या है, वो एक टाइप का एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। या फिर हमारी जो विजिबल लाइट जिससे हम देख पाते हैं, वो भी क्या है, वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। मतलब कि नॉर्मली हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आप जिस भी टाइप की लाइट या रे को आप नाम जानते हो, जैसे एक्सरे हो गई। एक्सरे सभी ने सुना होगा कि हॉस्पिटल में आपको पता है कि जब भी अगर कोई चोट वोट लग जाती है, लाइक अगर इंटरनल का भी डैमेज अगर हो जाता है, कोई बोन अगर टूट जाए, बोन फ्रैक्चर अगर हो जाए, तो ऐसे में क्या होता है, आप एक्सरे करवाते हो। वहां पर क्या होता है कि एक्सरे असल में एक टाइप की एक लाइट होती है, एक टाइप की रेडिएशन होती है जो हमारे शरीर के अंदर जाती है, जिससे कि हमें एक वो डायग्राम हमें मिल जाता है कि हाँ भाई आपका इंटरनल स्केलेटन कैसा दिखने में है ना, जो एक्सरे का काम होता है। इसी तरीके से हमारे पास और भी रेज होती है, विजिबल रेज देखने के काम आती हैं, जो सन से जो लाइट आती है, अल्ट्रा वायलेट रेज जिसको आप बोलते हो। तो ये जितनी भी रेज जिनको भी वर्ड यूज में लिया जाता है, उन सभी को बोला जाता है एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वो रेज क्या है, उनको एक्चुअल में वर्ड केमिस्ट्री में से देखा, साइंस के हिसाब से तो उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहा जाता है, ओके। अगर हम बात करें डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, तो वो नाम के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है। कैसे? देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, आपको दो वर्ड यहाँ पे आ रहे होंगे कहीं ना कहीं पढ़ने में। इलेक्ट्रो यानी कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेटिक यानी आपका मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि ऐसी रेडिएशन जिसमें मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जिसमें दोनों पाए जाते हैं, उनको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यानी कि अपर डेफिनेशन क्या है कि रेडिएशंस दैट हैज बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द रेडिएशन ट्रेवल्स, ओके। तो यानी कि हमारा जो रेडिएशन जो होता है, ठीक है, जो भी आपकी रे है, जो रेडिएशन है, चाहे आपको विजिबल लाइट हो, चाहे विजिबल रे हो, चाहे वो आपके कोई आपकी जो अल्ट्रावायलेट रे हो, चाहे वो आपकी एक्सरे हो या कोई दूसरी कॉस्मोस रे कुछ भी हो, उसमें देखें जितनी भी रेडिएशन, जितनी भी रेज होती हैं, उन सभी में ये देखा जाता है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में उनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये जो फील्ड होते हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और साथ में जिस भी डायरेक्शन में मेरी रे ट्रेवल करती है उसके वो परपेंडिकुलर रहते हैं। तो ऐसी रेस को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ओके। एक बात ध्यान रखना कि आपकी ये जो रेडिएशन है ये नेचुरल भी हो सकती हैं और ये मैन मेड भी हो सकती है, यानी हम इसे खुद से बना भी सकते हैं और नेचुरल भी मिल जाती है। अब बिल्कुल सही बात है। जैसे कि अगर बात करें एग्जांपल में नेचुरल रेस की, अगर बात करें कौन कौन सी नेचुरल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आप जानते हो, सभी को पता है यूवी। सिंपल एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ क्या यूवी इसका एग्जांपल हो सकता है ना। अगर बात करें जो मुझे नेचर से डायरेक्टली मिल जाता है, या फिर मेरी विजिबल लाइट, जो विजिबल लाइट जो होती है वो भी तो हमें नेचर से डायरेक्टली मिलता है ना, हम कुछ थोड़ी करते हैं। मैन मेड की बात करेंगे जैसे कि एक्सरे, एक्सरे की बात करेंगे, एक्सरे का यूज आप करते हो तो एक्सरे मशीन्स के द्वारा हम आराम से बना सकते हैं, है ना। तो ये कुछ सिंपल एग्जांपल्स हैं, ओके। हालांकि अगर बात करेंगे हमारे पास कितनी टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, सब आपको बताया था टोटल हमारे पास 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं जो हम काउंट करते हैं अपने स्टडी के अंदर, साइंस के अंदर बात करें तो, ओके। सो कौन कौन सी होती है वो 7 वेव्स, पहले उनका एक बार नाम हम लिख लेते हैं। तो ध्यान देना, इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये इंपॉर्टेंट है कि क्या है, देयर आर 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ओके। ध्यान देना, इसको EMR शॉर्ट में कई बार लिख देते हैं, इससे शॉर्ट फॉर्म पता होना चाहिए। कभी बुक पढ़ रहे हो बाई चांस और आपको EMR लिखा हुआ मिल जाए, समझ जाना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ओके। शॉर्ट फॉर्म्स इंपॉर्टेंट होती हैं। कई बार क्या होता है क्वेश्चन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि यार हमें शॉर्ट फॉर्म दे देते हैं और हमें पता ही नहीं होता इसका मीनिंग क्या है। अगर शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म हमें पता रहता है, अगर मैं बोलूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या, आप सब लोग बता सकते हो अभी, लेकिन EMR बोल दो कि व्हाट इज EMR तो आपको नहीं पता होगा। तो वही ना, इसलिए शॉर्ट फॉर्म्स भी पता होने चाहिए, ओके। सो कौन कौन सी 7 होती हैं, तो चलो एक बार देख लेते हैं एक एक करके। फर्स्ट होती है गामा रे,
गामा रेस। ओके, ये फर्स्ट रे होती है। गामा रे को ध्यान देना, इसका सिंबल भी होता है। गामा का सिंबल कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, जो वाई है ना, वाई बना दो और थोड़ा सा नीचे से बेंड कर दो, ऐसे मोड़ दो, इसको बोला था गामा। ओके, गामा का सिंबल है। तो गामा रेस भी आप शॉर्ट में कह सकते हो, ठीक है। यानी नेम का भी, रे का नाम के भी शॉर्ट हो सकता है, ठीक है। गामा रेस या गामा रेडिएशन बोल लो, बात एक ही है। तो गामा रेस सिंबल ध्यान रखना, ठीक है। सेकेंड जो आपकी होती है वो आपकी रहती है एक्स रेस, और ये तो आपको पता ही है कि एक्स रेस कौन सी होती है ना, एक्सरे होती है। थर्ड जो हमारी होती है वो होती है मेरी यूवी या अल्ट्रा वायलेट रेस, है ना, अल्ट्रा वायलेट रेस यानी कि आपका यूवी रेस, है ना, जिनको आप यूवी भी कहते हो। नेक्स्ट जो आपकी होती है, जो आपको पता ही है कौन सी, विजिबल रेस। विजिबल रेस जो नॉर्मली हमारे देखने के यूज में आती है ना। अच्छा नेक्स्ट, अच्छा देखो हमारे पास ये सारी आई गई वैसे तो, चलो मैं इसको अलग से लिख देता हूँ। ओके, नेक्स्ट की चलो बात करते हैं, अगली मैं यहीं पे लिख देता हूँ। ओके, वो है आपकी 5th नंबर पे जो है आती है आपकी माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स है ना इसके बाद, हाँ उसके बाद सॉरी आईआर रह गया इंपॉर्टेंट, इंफ्रारेड। ओके, इंफ्रारेड तो रह गया, ये इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान देना, हर एक रे इसी ऑर्डर में आपको ध्यान रखनी है। इंफ्रारेड रेज, फिर आती है आपके 6 नंबर पे माइक्रोवेव्स, और 7 नंबर पे लास्ट आती है आपकी रेडियो वेव्स। ओके, तो ध्यान देना ये टोटल हमारे पास क्या है, 7 हमारे पास टोटल वेव्स रेज होती है हमारे पास। ओके, गामा रे, एक्स रे, यूवी रे, विजिबल, इंफ्रारेड और आपका माइक्रो और आपका जो आपका रेडियो वेव्स होती है। ध्यान देना, हालांकि इंफ्रारेड को आईआर वेव्स भी बोल देते हैं कई बार, आईआर। ओके, इंफ्रारेड, आईआर मतलब इंफ्रारेड, ठीक है। और रेस अलग से आ रहा है, तो रेस को मत करना कि आई का मतलब इंफ्रारेड और आर का मतलब रेस, ये मत करना। आईआर मतलब इंफ्रारेड। ओके, तो ये आपके टोटल 7 वेव्स होती हैं, 7 आपके पास रेज होती हैं बेसिकली, ठीक है, जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में काउंट की जाती है। और हर एक रे की बात यही रहती है, खासियत बात क्या है कि हर एक पर क्या होगा, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी हर एक का होगा, और दोनों ही फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं, और साथ के साथ ये जिस भी अपने डायरेक्शन में हमारी जो वेव प्रोपेगेट करती है उसके भी वो परपेंडिकुलर रहते हैं। ओके, सो ये वाली बात इन सब के लिए कही जाती है, क्या सभी को। अच्छा, अब देखो ध्यान से, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको ये तो इंपॉर्टेंट है कि 7 हमारे पास टोटल रहती है। ओके, लेकिन इसके साथ ही आपको इसी ऑर्डर में याद भी रखना है। क्यों? क्योंकि ये जो ऑर्डर मैंने लिखा है ना, ये ऑर्डर असल में इनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का भी होता है। ओके, यानी कि जैसे कि अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं, तो ये क्या आपका, ये आपका एक्चुअल डायग्राम है, जिसमें आप देख सकते हो कि हमारे पास मैंने सभी की सभी रेस को बनाया हुआ है, ठीक है। जितनी भी रेस थी उन सभी को अगर देखोगे ना, तो इसी ऑर्डर में ये अरेंज है। पहले देखो गामा है, उसके बाद एक्स रे, फिर यूवी, फिर आपके बीच में आ गया ये विजिबल रीजन यानी कि विजिबल रेस, फिर आपके पास आईआर, फिर माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव्स, एंड देन मेरा लॉन्ग रेडियो, मतलब वो सभी उसी का पार्ट होता है, यहाँ के पास रेडियो वेव चल रहा है। ओके, सो टोटल अगर देखा तो हमारे पास 7 वेव्स है, 7 रेज है हमारे पास। इंपॉर्टेंट क्या है, आप देखोगे कि मैंने इनको फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के पर्टिकुलर ऑर्डर में रखा है। ओके, देखो ध्यान देना, किसी भी अगर आपको रे को अगर डिफाइन करना है तो ऐसे में आपको उसको फ्रीक्वेंसी या फिर आपको वेवलेंथ की जरूरत पड़ती है उसको डिफाइन करने के लिए। यानी कि कोई भी पर्टिकुलर रे होती है ना, तो उसकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ हमेशा फिक्स रहती है। ओके, सो हम 2 टर्म्स की अगर बात करने वाले, ध्यान देना, कभी भी किसी अगर आप वेव को अगर डिफाइन करोगे, यानी कि कभी भी अगर आप किसी वेव को डिफाइन करोगे, किसी भी रे को डिफाइन करोगे, तो ध्यान देना आपको 2 चीजें चाहिए होंगी, या तो दोनों में से कोई भी एक, या तो आपको चाहिए फ्रीक्वेंसी या फिर आपको चाहिए वेवलेंथ। ठीक है, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के टर्म्स में ही आप किसी वेव को या किसी रे को डिफाइन करोगे। ओके, ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी के लिए हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी के लिए ध्यान रखना, ये इसका न्यू इसका सिंबल होता है, और वेवलेंथ का होता है लैम्डा। ओके, जिनकी टर्म्स में इनको डिफाइन किया जाता है। जैसे कि अगर बात करें चार्ट पे, अगर आप फोकस करो तो चार्ट पे आप क्लियरली फोकस करके देख सकते हो कि हमारे पास देखो ऊपर की तरफ क्या नंबर्स लिखे हुए हैं, ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं किसके, ये लिखे हुए हैं फ्रीक्वेंसी के। यहाँ पर देखो क्या न्यू, ये रहा जो है मेरा क्या फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी है ना। तो यहाँ पर क्या हमारे पास आप क्लियरली देख सकते हो, जैसे कि मेरे पास गामा रे था, गामा रे की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो यहाँ पर करीब 10 की पावर करीब 26 से लेके 10 की पावर
अराउंड 19 समथिंग तक की रहती है, अराउंड इतनी। तो 10 की पावर 20 से लेके 10 की पावर 19 से लेकर के अराउंड 10 की पावर 26 तक की ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ये गामा रेज की होती है। ओके, तो ये इनके लिए फिक्स है। कभी भी इस फ्रीक्वेंसी की अगर कोई भी रे अगर चल रही होगी ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि भाई वो गामा रेज है। ओके, तो एक रेंज होती है। ओके, इसी प्रकार से बात करेंगे एक्सरे की। एक्सरे की जो रेंज होता है वो 10 की पावर 19 से करीब 10 की पावर 17 समथिंग तक की होती है। तो ये जो रेंज है ये होती है एक्सरे की। इस फ्रीक्वेंसी की रेंज को हमेशा एक्सरे कहा जाएगा। ओके, इसी प्रकार से यूवी की होती है। हमारी विजिबल रीजन की रेंज अलग होती है। ओके, जिसमें हमारे पास कोई भी रेडिएशन अगर कभी भी को डिफाइन करना है तो आप उसकी रेंज देखोगे कि भाई क्या उस रेडिएशन की आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो रेंज में आप मैच करके देखते हैं कि हाँ भाई ये जो रेडिएशन दिया हुआ है ये मेरा यूवी का होगा या मेरे IR की रेंज होनी चाहिए, यानी इंफ्रारेड की। ओके, तो इस तरीके से आपको रेंज पता होनी चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से अगर बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी अगर आपके पास है तो आप उसे वेवलेंथ भी निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच का रिलेशन क्या होता है वो होता है न्यू इक्वल्स टू सी बाई लैम्डा। ये जो फॉर्मूला होता है इसकी वजह से क्या फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ के बीच का रिलेशन भी निकाल सकते हो। क्योंकि अगर हम फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में अगर मैं किसी वेव को डिफाइन कर सकता हूं तो फ्रीक्वेंसी को मैं वेवलेंथ में अगर चेंज कर दूं तो मैं वेवलेंथ के टर्म्स में भी डिफाइन कर सकता हूं। अगर देखो अगर बात के हमारे पास यहाँ पे तो सी क्या है, सी तो मेरा क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट। सी क्या होता है, सी तो होता है स्पीड ऑफ लाइट होता है ना। ये तो क्या है मेरा स्पीड ऑफ लाइट है, तो स्पीड ऑफ लाइट तो फिक्स होती है ना। तो यहाँ पर आप फ्रीक्वेंसी अगर आपको पता है तो उसकी वजह से आप अगर स्पीड ऑफ लाइट में रख दूं तो मुझे वेवलेंथ भी मिल जाएगी, है ना। तो इस तरीके से वेवलेंथ निकाले जाते हैं और इसलिए वेवलेंथ के टर्म्स में भी अगर बात करेंगे तो आप अरेंज कर सकते हो या अपनी फ्रीक्वेंसी को वेवलेंथ के टर्म्स में लिख करके आप आराम से डायरेक्टली क्या कर सकते हो, अपने जो EMR है उनको भी आप जो अरेंज कर सकते हो बहुत ही ईजी वे में। तो ये वाली बात आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रह जाती है। जैसे कि अगर हम चार्ट पे अगेन फोकस करें तो ऊपर की तरफ तो क्या है मेरी फ्रीक्वेंसी है, नीचे की तरफ जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो है मेरे वेवलेंथ की। ये क्या है मेरे, देखो यहाँ पर क्लियर देखो, यहाँ पर देखो लैम्डा लिखा है यानी कि मेरा क्या है वेवलेंथ। सो यहाँ पर क्या है वेवलेंथ के टर्म्स में क्या है इनको बताया गया। ओके, सो अगर देखें हमारे पास जैसे कि हमारे पास अगर मैं बात करूं अपनी गामा रेज की तो देखो इनकी जो वेवलेंथ है वो 10 की पावर माइनस 18 के अराउंड से होती है। 10 की पावर माइनस 18 से 10 की पावर माइनस 9। ओके, तो ये जो आपकी रेंज होती है वेवलेंथ की वो आपकी होती है गामा रेज की और ये रहती है फिक्स। ओके, इसी तरीके से एक्सरेज की होती है, यूवी की। अगर बात करें विजिबल की, देखो विजिबल की जरूर ध्यान रखना, विजिबल की थोड़ी इंपॉर्टेंट रहती है, ये ज्यादातर पूछी जाती है। तो क्या दिया यहाँ पे 400 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर तक। ध्यान देना ये नैनोमीटर के टर्म्स में क्लियरली लिखा है नैनोमीटर्स। ओके, सो ये 400 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर से लेकर के अराउंड मेरा 750 नैनोमीटर। ये जो मेरी वेवलेंथ की जो रेंज है ये मेरी विजिबल रीजन की होती है जिसमें हम देख पाते हैं। ओके, सो ये चीज यहाँ पर आती है और आपको पता होना चाहिए 1 नैनोमीटर जो आपको पता है डिस्टेंस का ही एक यूनिट है वो 10 की पावर माइनस का 9 मीटर के बीच का रहता है। ओके, ओके, तो 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 की पावर माइनस 9 मीटर। ओके, सो ये आपका क्या वेवलेंथ का आपका रेंज होती है आपके विजिबल रीजन के लिए, यानी कि विजिबल लाइट के लिए। ओके, सो ये चीज यहाँ पर आती है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर इसका रहता है। ठीक है, सो इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि आपके पास आप किसी भी रेस को कैसे किन टर्म्स में उसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं थोड़ी आगे की बातों पर कि हमारे पास देखो एक बात ध्यान रखना कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ना अब वो असल में क्या दो टाइप का नेचर आपका शो करेगी। ये आप आगे सीखोगे धीरे धीरे करके, हम आगे बढ़ेंगे ना। तो ये चीज सबसे पहले आपको समझनी है क्या कि आपके जो भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है देखो वो क्या है, वो होने को तो एक रेडिएशन है। तो नॉर्मली तो क्या लगता है कि वो एक वेव फॉर्म में रहना चाहिए, लेकिन ये बात ध्यान रखना कि आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना वो असल में दो टाइप का नेचर शो करती है। ओके, कौन कौन सी, एक तो होती है आपका वेव नेचर, ठीक है, और एक होता है आपका पार्टिकल नेचर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दोनों नेचर में फर्क बहुत आता है, क्योंकि देखो अगर हम बात करें नॉर्मली अगर हम सोचें तो हमें ये जानते थे कि यार हमारे पास जैसे कि विजिबल लाइट का मैं एग्जांपल लेकर चलता हूँ, क्योंकि वो हमारी सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली, हमारे द्वारा यूज की जाने वाली जो वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में अगर बात करें सो वो मेरी होती है विजिबल लाइट, है ना। अब विजिबल लाइट की अगर आप सोचो तो आपको क्या लगेगा कि भाई वो एक वेव फॉर्म में चलती है लाइट हमारे पास आता है ना। कि नॉर्मली अगर देखो क्लासेस में कैसे बनाते हैं, छोटी क्लास में आप लाइट को कैसे शो करते हो,
अब लाइट कुछ ऐसे शो करते हो ना, कुछ इस तरीके से वेव फॉर्म में क्या है, लाइट को शो किया जाता है। यानी ये क्या है, मेरी वेव नेचर होती है। ओके, वेव्स कुछ ऐसी तो होती है आपकी, लहरदार ऊपर नीचे ऐसे चलती रहती है, जो मेरी वेव्स बनती है ना। तो वेव फॉर्म में क्या है, मेरी लाइट होनी चाहिए, यानी मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव फॉर्म में होना चाहिए, वेव नेचर वो शो करना चाहिए। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे करके और एक्सपेरिमेंट आगे होते हैं ना, तो ऐसा देखने को मिला कि कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट थे जो कि वेव नेचर के द्वारा समझाए नहीं जा पा रहे थे। फिर उसके लिए ये सोचा गया कि हमारे पास हो सकता है कि जो लाइट है, जो विजिबल लाइट है, वो केवल वेव नेचर शो ना करके एक दूसरा नेचर भी शो करती हो। और ये देखा गया कि वो जो नेचर निकला वो निकला पार्टिकल नेचर, कि हमारी जो लाइट है वो केवल वेव के फॉर्म में नहीं रहती, वो उसमें पार्टिकल भी रहते हैं। यानी कि हमारी जो लाइट है वो कुछ ऐसे पार्टिकल फॉर्म में इस तरीके से चलते रहने चाहिए। ये पार्टिकल, ये छोटे छोटे जो मैं आपको सर्कल्स बना रहा हूँ, ये क्या है, मेरे पार्टिकल्स हैं। ठीक है, और इस तरीके से क्या है, मेरी लाइट चलनी चाहिए, ये मेरा पार्टिकल नेचर शो करता है। तो एक थ्योरी ये भी कहती है कि हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो सारी की सारी मेरी वेव नेचर भी शो कर सकती हैं, और वो सभी रेडिएशन मेरे पार्टिकल नेचर को भी शो कर सकती हैं। तो कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जो वेव नेचर को बताएंगे, और कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जो मेरे पार्टिकल नेचर को शो करेंगे। ओके, तो एक एक करके हम इनकी बात करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किस टाइप की होती है, वो कैसे दोनों टाइप के नेचर को शो करती है। ओके, तो बात करते हैं सबसे पहले वाले जो हमारा नेचर था, जो है मेरा वेव नेचर। ओके, सो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ओके, अब इसमें क्या होता है वेव नेचर में, तो थोड़ा हम समझते हैं आराम से। तो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया था, जो थे मेरे जेम्स मैक्सवेल। देखो ध्यान देना, वैसे साइंटिस्ट का नाम हमेशा याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, लेकिन किसी किसी का इंपॉर्टेंट जरूर रहता है। तो ध्यान रखना, सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के वेव नेचर के बारे में किसने चर्चा करी थी, जेम्स मैक्सवेल साइंटिस्ट से, जो जिम्मेदार थे इस चीज के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट, ईयर याद मत करना, बस आपको नाम जरूर याद रखना। ओके, जेम्स मैक्सवेल। ओके, तो जेम्स मैक्सवेल वाज द फर्स्ट टू सजेस्ट, इन्होंने एक लाइन बोली थी, इन्होंने क्या बोला कि व्हेन एन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल मूव्स अंडर एक्सेलरेशन, alternating electrical and magnetic field are produced and transmitted। तो इन्होंने एक बहुत ही शानदार बात बोली, इन्होंने ये बोला कि जैसे कि आपके पास कोई भी एक चार्ज पार्टिकल है, ओके, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल, उसमें कोई ना कोई चार्ज होना चाहिए, और मान लो वो ऐसे मोशन में है, और साथ में क्या हो, मोशन कर रहा है, वो उसको मैं करूँ एक्सेलरेट। ओके, यानी पहले वो एक सेम स्पीड में चल रहा था, इन्होंने एक्सपेरिमेंट ऐसे किया था कि पहले इन्होंने एक चार्ज पार्टिकल लिया, उसको सीधे से उन्होंने मोशन करवाया, ठीक है, सिंपल सेम स्पीड में। फिर इन्होंने क्या किया कि स्पीड को कम या ज्यादा करने की कोशिश करी, जिससे कि पार्टिकल क्या होगा, मेरा एक्सेलरेट होगा, है ना। क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, एक जो कांस्टेंट स्पीड चल रही है उसमें अगर वो स्पीड में चेंज हो जाए तो उसको बोला जाता है एक्सेलरेशन, है ना। जैसे कि आप पता है कि जैसे आप बाइक चलाते हो, बाइक मान लो पहले आप 40 की स्पीड पे चला रहे हो, फिर क्या करते हो, फिर आप जाते हो एक्सेलरेटर पे, आप एक्सेलरेटर बढ़ाते हो, और क्या होता है, अपनी स्पीड बढ़ाते हो। तो एक्सेलरेटर इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो एक्सेलरेट करने का काम कर रहा है, ऑब्वियसली बात है ना, टर्म सिमिलर है। सो एक्सेलरेशन जब भी होता है तो क्या होगा, स्पीड चेंज होगी। ऐसे में इसने देखा कि इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिकल फील्ड प्रोड्यूस होते हैं, और वो साथ ही के साथ वो ट्रांसमिट भी करते हैं, किस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में ट्रांसमिट करते हैं जिस डायरेक्शन में वो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा था। इन्होंने ये चीज देखी थी। ओके, और इसके बेसिस पे इन्होंने बताया कि हमारे पास, तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला तो ये जो फील्ड्स बन रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड आर ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म्स ऑफ वेव्स। इन्होंने बोला कि हमारे पास ये जो फील्ड्स बने हैं, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों ही वेव्स के फॉर्म में ट्रांसमिट कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह आगे बढ़ रहे थे। ओके, और इसी को इन्होंने बोला क्या, एंड इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ओके, इसलिए देखो वेव्स या रेडिएशन ज्यादातर एक ही टर्म सिमिलर से सुनाई देता है, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेव्स के फॉर्म में चल रहे हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोल सकते हो या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलो, बात एक ही आती है। ओके, और ये कैसे होता है इसको हम थोड़ा समझेंगे इस बड़े से चार्ट की मदद से। तो इस चार्ट में देखो क्या है हमारे पास, बहुत ध्यान से देखना। देखो चार्ट में क्या मेरे पास तीनों डायरेक्शन दिखाई गई है, एक्स, वाई और जेड। जहां पर एक्स डायरेक्शन में अगर बात करेंगे, इस डायरेक्शन में अगर मैं चलता हूँ एक्स डायरेक्शन में, तो क्या बन रहा है मेरा, यहाँ है मेरा डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, कि मेरा जो वेव है या जो मेरा जो चार्ज पार्टिकल वो जिस डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, जो मेरी जो लाइट है, जो मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो जिस डायरेक्शन में चल रही है। ओके, अब देखो इसके बाद देखें तो मेरे पास दो एक्सिस हैं, आप जानते हो एक्स के अलावा दो एक्सिस कौन से होते हैं, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। आप जानते हो दोनों जो एक्सिस होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, सभी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है यहाँ पे। अच्छा, अब तो यहाँ पर ऐसा सजेशन किया गया कि मेरे पास जो वाई एक्सिस होगा, उस वाई एक्सिस में क्या होगा, मेरा वाई में देखो ब्लू वाली लाइन दिख रही है आपको, और ये ब्लू वाली लाइन कौन सी है, ये जो लाइन है आपकी, ये है आपकी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो देखो ये चार्ट क्या शो कर रहा है, ये मुझे शो कर रहा है कि मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव
जो वो किस तरीके से जो है ट्रेवल करती है। तो एक्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो क्या है मेरा एक्स डायरेक्शन में, तो क्या मेरी वेव प्रोपेगेट कर रही है। अब होगा क्या कि उसके जो वाई एक्सेस होगा जो से 90 डिग्री के एंगल पे है, वहां पर होगा मेरा मैग्नेटिक फील्ड, ओके, जो कि ब्लू लाइन से सजेस्ट किया गया है। और आपको पता है कि भाई अगर एक्स पे अगर मेरा वेव है और वाई पे अगर मेरी मैग्नेटिक फील्ड अगर होगी, तो ऐसे में क्या होगा, आप जानते हो कि एक दूसरे की क्या होंगी, ये परपेंडिकुलर होंगी। ये जो एंगल है ये कौन सा है मेरा, ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना हुआ होगा, है ना। अब इसके अलावा जो मेरा इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा, अब देखो एक्स पर मेरी वेव चल रही है तो वहां पर हो नहीं सकता, वाई पर क्या है मेरा मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी है तो वहां पर भी नहीं हो सकता। तो अपने जो थर्ड जो एक्सिस है जेड एक्सिस, वहां पर क्या होगा मेरा जेड एक्सिस पे होगा मेरा कौन सा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। तो आपको देखो रेड जो लाइन दिखाई गई है, ये जो लाइन है ये क्या मेरा, ये मेरा इलेक्ट्रिकल फील्ड कंपोनेंट है, ठीक है। और वो मेरा कहां पर होगा, वो मेरा जेड एक्सिस पे होगा। तो इस तरीके से सजेशन दिया गया किसके द्वारा, जेम्स मैक्सवेल के द्वारा। उसने बताया कि हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो उसको इसने कैसे डिफाइन किया, उसने यही बोला कि हमारे पास उस वेव के अंदर क्या होना चाहिए, उसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। जो स्टार्टिंग में जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें क्या बोला था, यही तो बोला था कि हमारे इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक जो रेडिएशन होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वहां पर मेरे पास जिस भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मेरी वेव ट्रेवल करती है उसमें हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड भी उसी डायरेक्शन में चलेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में चलेगा। बस ये वाली बात है कि भाई एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, बिल्कुल सिंपल बात है। ओके, वाई और जेड एक्सिस एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होंगे, है ना। और साथ में ये दोनों ही एक्सिस जिस डायरेक्शन में मेरी वेव प्रोपेगेट कर रही है एक्स एक्सिस, उसके भी परपेंडिकुलर होते हैं। तो इस तरीके से सजेशन दिया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का। ओके, ये वाली बात आती है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब हम बात करते हैं हमारी थोड़ी सी इनकी प्रॉपर्टीज, कि इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं जो हमें सीखनी चाहिए और हमें पता होनी चाहिए। तो क्या क्या बात है, पहली बात तो क्या कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव मोशन होता है इस कॉम्प्लेक्स इन नेचर। देखो पहली वाली बात बिल्कुल सिंपल बात है, बिल्कुल सीधी सीधी बात लिखी हुई है, एकदम बिल्कुल नॉर्मल बात है। अभी तो सिंपल बात यही है कि देखो यहाँ पर हमारे पास एक ऐसी वेव है, अभी सोचो कि एक ऐसी वेव जो चल रही है, ठीक है, वो सीधी सीधी चले, हमें प्रॉब्लम नहीं है। उसके साथ उसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड भी है, चलो ठीक है, एक फील्ड आ गया, कोई बड़ी बात नहीं। उसके अलावा उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी डाल दिया आपने, चलो तो दो फील्ड भी आ गए। अब वही एक दूसरे से वो कैसे अरेंज होने चाहिए दोनों ही फील्ड, तो वो एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पे अरेंज है। अब वो वेव भी चल रही है, साथ में वो फील्ड भी चल रहे हैं, तो उन सबकी स्टडी एक साथ कर पाना अपने में बहुत ही कॉम्प्लेक्स काम है ना, बहुत ही मुश्किल काम है। तो यही वाली बात यहाँ पे लिखी, बहुत ही कॉम्प्लेक्स इन नेचर हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मोशन होता है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट क्या है, द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड produced by the oscillating charge particles are perpendicular to each other, बिल्कुल सिंपल बात है, and both are perpendicular to the direction of the propagation of the wave। बात तो बिल्कुल सही लिखी है, जो हमने अभी जस्ट पढ़ा था वही वाली बात यहाँ लिखी है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड जो मैग्नेटिक फील्ड, जो हमारे दो फील्ड बनते हैं, तो वो दोनों जो फील्ड होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, पर साथ ही मेरे पास जो वेव है उसकी डायरेक्शन की, उसकी प्रोपोगेशन की डायरेक्शन की भी परपेंडिकुलर होते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, unlike sound waves or waves produced in water, electromagnetic waves does not require, ये ध्यान रखना, does not require medium and can move in vacuum। बिल्कुल सिंपल बात, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखो आप जानते हो बहुत अच्छी तरीके से कि हमारे पास जैसे कि लाइट होती है, या जो मेरी जो अल्ट्रा वायलेट लाइट जो सन से आती है हमारे पास, आपको पता है भाई बीच में वैक्यूम है, केवल स्पेस है, कुछ होता ही नहीं, कोई मीडियम नहीं होता। तो यानी कि मेरी जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं उनको प्रोपोगेट करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत होती ही नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूँगा साउंड वेव्स की, या फिर मेरे पास जो वेव्स हैं जो जैसे कि वाटर में जो प्रोड्यूस होती है, उनके लिए कहीं ना कहीं आपको मीडियम चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास जैसे कि साउंड वेव्स होती हैं, अगर हम क्यों सुन पाते हैं किसी और को, हम क्यों बोल पाते हैं, साउंड का मेन रीजन क्या आप जानते हो कि साउंड इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास मीडियम होता है बीच में एयर का, है ना। तो जब मैं बोलूंगा तो हमारे पास क्या होगा, मीडियम आएगा, और मीडियम से मेरे जो वेव्स होंगी, साउंड वेव्स, वो उसमें प्रोपेगेट करेंगे उस मीडियम के भी है, और वो सामने वाले के कान तक पहुंचेंगे, तब मैं सुन पाता हूँ, है ना। आपने एक छोटी सी एक एक्सपेरिमेंट सुना भी होगा काफी अच्छे तरीके से, कि जैसे कि स्पेस है, अगर मान लो स्पेस में आपको पता है कि जैसे बहुत ज्यादा आपके पास स्टार्स होते हैं, बहुत सारे स्टार्स होते हैं, सन होता है ना। तो वहां पर क्या होता है, हमारे पास बहुत सारा कोलैप्स, मतलब वहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स पे आपके बहुत सारे बड़े बड़े मीटियोराइड्स होते हैं जो लगातार ट्रेवल करते रहते हैं और एक दूसरे को टकराते भी हैं। आपको पता है कि जब वो टकराएंगे तो बहुत बड़ा ब्लास्ट भी होगा, और यहाँ पे अगर कोई सन, अगर आपको पता है जब एक सन या स्टार्स जब बढ़ते हैं, जब एक सन स्टार टूटता है तो ऐसे में बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन अगर मान लो वहाँ पे क्या हमें कोई आवाज़ नहीं आती,
है ना। आपको पता है कि जब कोई स्टार टूटता है तो आवाज नहीं आती, क्यों नहीं आती? क्योंकि वहां पे मीडियम नहीं होता। अगर वहां पे मीडियम हो तो इतनी ज्यादा आवाज होगी कि हम लोग कब के बहरे हो चुके होंगे और सुन करके तुरंत मर जाएंगे। तो फिर लाइक इतना ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है ना। आप सोच सकते हैं सन, एक स्टार कितना बड़ा, एक सन से भी बहुत बड़ा होता है। तो जब एक स्टार टूटता है तो वहां पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है एक्चुअल में, और वो ब्लास्ट इतना बड़ा है कि उसके ऊपर हमें साउंड नहीं आती। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई मीडियम नहीं है, स्पेस। अगर मीडियम होगा तो हम तुरंत लाइक सुन के ही हम बहरे हो जाएंगे, तुरंत ही हमारे सुनने की क्षमता तुरंत खत्म हो जाएगी, हम सुन ही नहीं सकते। ओके, तो ये वाले आप चाहो तो स्पेस में अगर जाए, कभी मौका मिले धीरे धीरे करके, भाई इतनी अमीर होना कि भाई स्पेस में जाना आराम से, तो वहां पर आप देखोगे कि अगर वहां पे आपके कान के बगल में कोई बंदूक भी चला देगा ना तो भी आपको आवाज नहीं आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता चलेगा। ओके, इसका मतलब ये नहीं कि आप सुन नहीं सकते, नहीं, इसका मतलब ये कि वहां पे मीडियम नहीं है, तो हमारे कान के बगल में कोई बंदूक भी चला दे स्पेस में तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ा चलेगा। ओके, सही वाली बात। ओके, लेकिन यहां चला दे तो कान फट जाए। ओके, सही बात ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या हमारे पास, नेक्स्ट बात यह कि इट इज नाउ well established that there are many types of electromagnetic radiations which differ from one another by wavelength और frequency। बिल्कुल सिंपल बात है कि हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, हमारे पास जितनी भी, हमारे पास टोटल 7 जो हमारे पास रेडिएशंस हैं, उनमें अगर देखें तो उनमें डिफरेंस कैसे होने वाला है, या तो वेवलेंथ की वजह से या फिर मेरे फ्रीक्वेंसी की वजह से, उसमें आप ये डिफरेंस कर सकते हो, है ना। एंड दीज कॉन्स्टिट्यूट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब देखो यहाँ पे वर्ड आया हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये क्या होता है कि हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स हैं, अगर हम उनको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, उनकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज कर दो, तो ऐसे में जो स्पेक्ट्रम मिलता है उसको बुलाया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ओके, सो जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, ये जो स्पेक्ट्रम था, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये किया गया कि मेरे पास जितने भी वेव्स हैं उन सभी को मैंने फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज किया, है ना। और इसी को बोला जाता है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जैसे कि नॉर्मल स्पेक्ट्रम हम सभी लोग जानते हैं, जैसे आपका इंद्रधनुष जो आपका रेनबो होता है वो भी एक स्पेक्ट्रम है ना। वहां पर क्या है कि मेरे पास जितने भी विजिबल रीजन में जितने भी कलर्स होते हैं वो सब एक पर्टिकुलर वेवलेंथ में, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में अरेंज होते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है विजिबल स्पेक्ट्रम, है ना, विजिबल स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, जब सभी के सभी वेव्स को मैं कर दूं तो इनको बोला जाएगा क्या, इनको बोला जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ओके, तो ये चीज यहाँ पर आती है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, अब आगे की अगर हम बात करें हमारे पास, तो देखो अब यहाँ पर एक दो बात आपको जरूर ध्यान रखनी है जो थोड़ी सी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो भी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उनको समझने के लिए। देखो क्या कि पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो कि वेव फॉर्म में रहता है ना, सो वेव फॉर्म में ध्यान रखना आपको क्या कि आपको फ्रीक्वेंसी एंड आपकी जो वेवलेंथ है, इन दोनों टर्म्स के बारे में आपको जरूर ध्यान रखना है। ओके, तो एक बात ध्यान रखना, जैसे कि आपको जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जब बताया जाता है, ठीक है, जो आप स्पेक्ट्रम था, तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा थी उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी, है ना, क्योंकि आप जानते हो इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या होता है। एक बात ध्यान रखना, इनके बीच का रिलेशन जो मैंने आपको बताया था कि न्यू इक्वल टू क्या होता है, c/λ होता है ना। तो क्या होगा आपके पास कि अगर आपके पास जिसकी भी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो इसी बेसिस पे कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, तो मैं पूछूं कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम वेवलेंथ या सबसे ज्यादा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी होनी चाहिए, तो क्या आंसर होगा। तो सिंपल बात है, जो आपको ऑर्डर बताया गया है, ठीक है, तो वो ऑर्डर किसमें बताया गया, वो ऑर्डर बताया गया आपको फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में। ओके, कि गामा रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, और जैसे आप जाओगे रेडियो वेव्स की तरफ तो वहां पर फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। चाहे तो आप एक बार डायग्राम देख सकते हो, जैसे कि गामा रेज को तो कितनी है, 10⁻26, और ये है मैक्स फ्रीक्वेंसी। ओके, और यहाँ पर आप जाओगे रेडियो वेव की तरफ तो यहाँ पर क्या है, 10⁻0 आ गया, यानी कि आपकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ये बात ध्यान रखना कि मैक्सिमम और मिनिमम किसके लिए रहता है। और एक तरफ अगर देखें मेरे पास गामा रेज की अगर बात करें तो इसकी फ्रीक्वेंसी अगर मैक्सिमम है तो इसकी वेवलेंथ क्या रहेगी, मिनिमम रहेगी। ओके, तो इसलिए आपको ये चीज जरूर ध्यान रखनी है क्या कि हमारे पास जो मैक्स फ्रीक्वेंसी होती है, मैक्स न्यू किसके लिए होता है, वो रहता है मेरे गामा रेज के लिए। ओके, और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये भी है कि गामा रेज के लिए बात करेंगे सो लैम्डा क्या रहेगा, मेरा मिनिमम रहता है। ओके, तो ये चीज यहाँ पर है। और इसी तरीके से अगर बात करेंगे मेरे पास, सो मिनिमम न्यू किसके लिए रहता है मेरा, वो रहता है मेरा रेडियो वेव्स के लिए, या रेडियो वेव्स के लिए, है ना। और अगर बात करेंगे हमारे पास तो इनके लिए जो लैम्डा है वो क्या रहता है, वो रहता है मेरा मैक्स। ओके, सो ये दो बातें आपको जरूर ध्यान रखनी है। कभी कभार क्या होता है एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं और हमारा ध्यान नहीं रहता और गलती हो जाती है, क्योंकि ऑर्डर तो आप याद कर लोगे लेकिन वहां पे गड़बड़ क्या करोगे, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के ऑर्डर में,
ओके। सो आपको ध्यान रखना है मैक्सिमम किसका रहना है, मिनिमम क्या है और बीच का ऑर्डर इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, तो सभी लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं हमारे आगे की बातों पे। तो देखो अब ध्यान दो क्या है हमारे पास। तो ये तो हमारा वेव नेचर हो गया कि देखो जैसे कि मैंने बताया कि मेरी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो दो टाइप का नेचर आएंगे, ठीक है। सो एक तो है मेरा कौन सा, वेव नेचर, जैसे कि मैंने बताया, ठीक है। और वेव नेचर के लिए देखो हमारे पास और कुछ एक्सपेरिमेंट भी है जो काफी अच्छे तरीके से इनको एक्सप्लेन भी करते हैं। कौन कौन से एक्सपेरिमेंट, जैसे कुछ एक्सपेरिमेंट जो आपको जरूर पता होने चाहिए। ओके, जैसे कि एक है आपका डिफ्रैक्शन का, डिफ्रैक्शन की बात करें, या फिर मेरा बात करूं अपने इंटरफेरेंस की, ठीक है। ये कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो एक्चुअल में क्या है आपके जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उनके वेव नेचर को शो करते हैं। ओके, काफी इंपॉर्टेंट। ओके, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि हमारे पास जो वेव है वो एक नेचर और भी शो करती है, कौन सा, वो है मेरा पार्टिकल नेचर, ठीक है, पार्टिकल नेचर। लेकिन बात ये आती है कि भाई पार्टिकल नेचर आया कहाँ से। ओके, लाइक ऐसा क्या हुआ कि हमारे पास पहले हम क्या पढ़ रहे थे, हम केवल वेव नेचर के बारे में जानते थे। ओके, पार्टिकल नेचर वाले कॉन्सेप्ट ये बाद में आया था। ओके, तो ऐसा क्या हुआ, ऐसे कौन सी चीजें हुई जो मेरा वेव नेचर संभाल नहीं पाया। क्योंकि सिंपल बात है ना, आप अल्टरनेट पे कब जाते हो, जब आपके पास कोई एक पर्टिकुलर चीज वर्क नहीं करती तभी आप कोई दूसरा अल्टरनेट ऑप्शन सोचते हो, है ना, वरना तब तक की जरूरत तो पड़ती नहीं है ना। तो वही चीज तो हमारे पास पहले ये था कि हम वेव नेचर से सब कुछ पढ़ रहे थे जो कि जेम्स मैक्सवेल ने बताया था, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्या हुआ था कि कुछ ऐसी नई चीजें आई जो कि हमारे कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए जिनको हमारा पार्टिकल नेचर, जो हमारा वेव नेचर है, जो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फिर हमने सोचा एक अल्टरनेट तरीके के बारे में जो था मेरा पार्टिकल नेचर। तो कौन कौन से ऐसे एक्सपेरिमेंट थे, कौन कौन सी बातें थी जो कि मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक्सप्लेन नहीं करवा पा रहा था अपने वेव नेचर की मदद से। ओके, चलो इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो अब बात करेंगे हमारे पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। ओके, तो जैसे कि अगर बात करें हमारे पास देयर आर सम ऑब्जर्वेशंस व्हिच कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। ओके, यानी वेव थ्योरी यानी मेरा क्या जो वेव नेचर है उसके द्वारा जिसको एक्सप्लेन नहीं करवा पा रहे थे, उन एक्सपेरिमेंट की हम थोड़ी बात करते हैं। जैसे कि पहली बात तो क्या है, द नेचर ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडीज, यानी कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन। यानी हमारे पास क्या था, एक पहला एक्सपेरिमेंट था क्या कि जैसे कि आपके पास कोई अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है जिसका बहुत ज्यादा हॉट कर दो, बहुत ज्यादा गर्म कर दो, ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या है रेडिएशन शो करता है, वो रेडिएशन देना स्टार्ट कर देता है। तो ऐसा क्यों होता है, ये मेरा वेव नेचर नहीं बता, या वेव थ्योरी उसको एक्सप्लेन नहीं करवा पा रही थी, जिसको बोला जाता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। नेक्स्ट की अगर बात करेंगे, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन रेडिएशन स्ट्राइक्स, जिसको बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी कि हमारे पास क्या था, एक एक्सपेरिमेंट ये भी हुआ था एक टाइम पे कि हमारे पास क्या था, ये एक्सपेरिमेंट वैसे काफी फेमस एक्सपेरिमेंट है जो कि आइंस्टीन ने किया था। उन्होंने एक्सपेरिमेंट ये किया था कि हमारे पास जैसे कोई मेटल था, उस मेटल के ऊपर जब उन्होंने कोई रेडिएशन जब उस पर जो है इंसिडेंट करवा रहे थे, तो क्या बदले में उनको इलेक्ट्रॉन मिल रहे थे उस मेटल की तरफ से। यानी हमने रेडिएशन, जैसे ये मेटल लिया, मेटल में मैंने रेडिएशन जो है इस पर इंसिडेंट करवाया, तो बदले में क्या मिल रहा है, मुझे इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा था, इसके बारे में क्या है मेरा वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करवा पा रही थी, इसको बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से जाना जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा, नेक्स्ट मेरा वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, कि हमारे जो सॉलिड्स होते हैं उनकी जो हीट कैपेसिटी होती है वो टेम्परेचर पर क्यों डिपेंड करती है, इसके बारे में भी मेरा वेव थ्योरी कुछ एक्सप्लेन नहीं करवा पा रही थी। और चौथा, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स विद स्पेशल रेफरेंस टू हाइड्रोजन, कि हमारे जो एटम्स थे उनका जो स्पेक्ट्रम मिलता, वो जो लाइन स्पेक्ट्रम जो मिलता था, उसके बारे में अगर बात करें तो वेव थ्योरी कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकती थी। तो ये सारी बातें थी जो हमारे वेव थ्योरी नहीं बता सकती थी, और इसके लिए आया था अपना पार्टिकल नेचर। सो चलो एक एक करके हम बात करते हैं कुछ शब्द की। ओके, कुछ वर्ड्स की हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे ब्लैक बॉडी रेडिएशन की। ओके, कि ये एक्चुअली सबसे पहला वाला एक्सपेरिमेंट जो कि हमारा वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करवा पा रही है। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा एक वर्ड के बारे में समझते हैं जो है मेरा ब्लैक बॉडी। असल में ये क्या होता है, देखो ब्लैक बॉडी किसको कहा जाता है कि ब्लैक बॉडी असल में एक ऐसे ऑब्जेक्ट को कहा जाता है जैसे नाम से पता चल रहा है कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो पूरी तरीके से ब्लैक कलर का होना चाहिए, पर प्योर ब्लैक कलर का, ठीक है। देखो प्योर ब्लैक कलर की खासियत होती है क्या कि उस पर अगर किसी भी टाइप का लाइट, चाहे वो किसी भी कलर का लाइट हो, ग्रीन रेड ब्लू कुछ भी हो, वो उस पर गिरने वाले सभी टाइप के लाइट को एब्जॉर्व कर लेता है, उसको बोला जाता है आपका प्योर ब्लैक कलर। ओके, ये ब्लैक कलर की खासियत होती है। ओके, और ब्लैक बॉडी किसको कहा जाएगा, ये एक ऐसी ब्लैक बॉडी, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो इस पर गिरने वाले सभी टाइप के कलर्स को या किसी भी टाइप की रे को एब्जॉर्व कर लेता है, वो आपका वो भी 100% एब्जॉर्व, उसको बोला जाता है क्या, एक ब्लैक बॉडी। ओके, उसको बोला जाएगा ब्लैक बॉडी। तो यहाँ पे यही लिखा है हमारे पास कि अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज वन विच एब्जॉर्व ऑल द हीट रेडिएशंस
और वॉट एवर वेवलेंथ इंसिडेंट ऑन इट, यानी कि हमारे पास जो भी रेडिएशन हो उसकी वेवलेंथ चाहे कुछ भी हो, चाहे वो गामा हो, चाहे वो आपकी एक्सरे हो, चाहे वो विजिबल हो, चाहे वो यूवी, चाहे वो रेडियो, कुछ भी वेवलेंथ हो, ठीक है, किसी की भी वेवलेंथ हो या किसी भी वेवलेंथ की आपके पास रेडिएशन क्यों ना हो, वो उस पर गिरने वाले, उस पर इंसिडेंट होने वाले हर टाइप के वेवलेंथ को या हर टाइप के वेवलेंथ के रेडिएशन को वो एब्जॉर्ब कर लेगा, उसको बुलाया जाता है परफेक्टली ब्लैक बॉडी। और ब्लैक इसलिए क्यों, क्योंकि उसका कलर लास्टली ब्लैक हो जाता है, इसलिए उसको ब्लैक बॉडी कहते हैं। ओके, इट नाइदर रिफ्लेक्ट or transmit any of the incident radiation and therefore appears black. Okay, whether the color of the incident radiation, इंसिडेंट रेडिएशन का कलर कुछ भी हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये हर एक चीज को अब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ भी रिफ्लेक्ट या ट्रांसमिट नहीं होने देगा, और ऐसे में उसका कलर क्या होता है, ब्लैक हो जाता है। इसलिए उस बॉडी को क्या बोला जाता है, ब्लैक बॉडी बोला जाता है। ओके, और ऐसे में देखो ये जो ब्लैक बॉडी ना, ये रेडिएशन को एमिट भी करता है एक टाइम पर, अगर कैसे उसको बोला जाएगा वैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, वो हम आगे देखेंगे। अच्छा, जैसे कुछ सिंपल एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे फिर भी कुछ हमारे पास ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो काफी हद तक एक ब्लैक बॉडी की तरह वर्क कर सकते हैं। जैसे कि सिंपल एग्जांपल की बात करें, जैसे काजल। काजल आपको पता होगा जो आंखों में लगाया जाता है, काजल लगाया जाता है, वो भी काफी अच्छा एक ब्लैक बॉडी शो कर सकता है। क्यों? क्योंकि देखो वो एक प्योर ब्लैक होता है, मतलब अगर जो काजल होता है ना वो काफी हद तक ब्लैक के काफी करीब होता है। ओके, वो करीब 92% या 93% प्योर ब्लैक वो रहता है। और ऐसी कंडीशन में क्या होता है, वो काफी हद तक जो भी रेडिएशन हमारे आंखों के पास आते हैं, तो आंखों पे काजल क्यों लगाते हैं, ये कोई भी अगर रेडिएशन अगर आएगा हमारे पास जो बहुत ज्यादा हाई फ्रिक्वेंसी का होगा या बहुत हाई एनर्जी का होगा, तो काजल क्या करेगा, वो उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो हमारी आंखें खराब नहीं होती। वो पता है, क्योंकि अगर मान लो बहुत ही हाई एनर्जी की लाइट अगर हमारी आंखों में चली जाएगी तो हमारी आंखें खराब भी हो सकती है ना, तो ये प्रॉब्लम आती है, एक्चुअल में आती है। ओके, तो काजल क्या करता है, काजल हमें उस चीज से बचाता है कि बहुत ज्यादा हाई फ्रिक्वेंसी की लाइट अगर आ रही है, जरूरत से ज्यादा लाइट अगर आ रही है हमारी आंखों में, तो उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे क्या होगा, हमारे पास आंखें सुरक्षित रहती है। और इसलिए कहा जाता है कि जैसे आज के टाइम पे ज्यादा लोग जैसे मोबाइल का बहुत यूज करते हैं, ठीक है, तो ये जरूर सलाह मैं दूंगा कि यार अगर मोबाइल यूज करते हो या कोई भी, जैसे आज के टाइम पे ज्यादा टेलीविजन, मोबाइल ये बहुत यूज होता है, ठीक है, तो वहां से रेडिएशन हमारी आंखों में आते हैं। तो अगर आप अपनी आंखों को सुरक्षित रखना चाहते हो तो मैं जरूर कहूंगा कि यार सभी लोग काजल लगाना चाहिए, वो अच्छी बात रहती है, वो एक्चुअल में हमारी आंखों को बचाती है, वरना इन द लास्ट आपको चश्मा लग जाएगा। और मुझे लगता है काफी लोगों का इस टाइम तक देखो ना चश्मा लगा हुआ रहता है, बच्चों का भी, है ना, कि भाई अभी आप काफी आप देखोगे छोटी छोटी क्लास के बच्चे, 5वीं 6वीं क्लास के बच्चे, और उनका चश्मा लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि आंखें खराब हो रही हैं आज के टाइम पे ज्यादा। ओके, सो क्योंकि हमारे पास सब कुछ क्या है, सिनेमा, टीवी, सब यही तो बचा है हमारे पास, है ना। सो ऐसे में टेक्नोलॉजी तो अच्छी बन रही है, लेकिन भाई हमारी आंखें कहीं ना कहीं खो दोगे, तो इसलिए सभी लोग काजल लगाए कर, वो क्या अच्छी चीज रहती है। ओके, चलिए, इसके अलावा देखो अगर बात करें हमारे पास ब्लैक बॉडी का, तो आप चाहो तो वैसे घर बैठे भी ब्लैक बॉडी बना भी सकते हो। ये सभी लोग चाहो तो घर बैठे कोई भी एक बहुत ही बढ़िया शानदार ब्लैक बॉडी बनाई जा सकती है। कैसे? तो आइडिया ये है हमारे पास क्या, कि आप एक बॉल को लेना, बॉल लिया, बॉल को लो, उसको अंदर से पूरा ब्लैक कर दो, और उस बॉल के अंदर बस एक छोटा सा छेद कर दो, तो ये जो आपका ऑब्जेक्ट बनेगा, मतलब एक बॉल जिसके अंदर पूरी तरह अंदर से ब्लैक है और एक छोटा सा छेद उसके अंदर है, तो वो एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी का काफी अच्छा एक एग्जांपल हो सकता है। कैसे? देखो क्या लिखा है हमारे पास, तो ये है अ गुड फिजिकल अप्रोक्सीमेशन टू अ ब्लैक बॉडी इज अ कैविटी विद अ टाइनी होल। यानी आपके पास क्या, हमने एक बॉल लिया, उसमें छोटा सा हमने एक होल बना दिया, ठीक है, तो वो काफी अच्छा हो जाएगा, जिसकी विच हैज नो अदर ओपनिंग, कोई दूसरी ओपनिंग होनी नहीं चाहिए। ओके, सो एक क्या होगा कि इन एनी रे एंटरिंग द होल will be reflected by the cavity walls and will be eventually absorbed by the walls। यानी होगा क्या, जैसे कि आपके पास क्या है, बॉल लिया आपने, ठीक है, बॉल लिया, अब इस बॉल में क्या है मेरे पास, मैंने यहाँ पर एक छोटा सा बस एक होल बना दिया, अंदर से पूरी ब्लैक है और मैंने एक छोटा सा होल बना दिया। अब उस होल इतना ही छोटा होगा कि उसमें एक ही बार बस जो रे है वो उसके अंदर आ पाएगी, और बहुत सारी तो निकल आ नहीं पाएंगी, है ना। तो एक रे आई, उसने एंटर किया। अब होगा क्या, आपको पता है कि जैसे कोई रे किसी भी सीधे सीधे चलेगी, तो जैसे कि वो इस वॉल पर आएगी, वो टकराएगी, और टकराने के बाद क्या करेगी, वो रिफ्लेक्ट करेगी, मतलब कुछ एब्जॉर्ब होगा, कुछ रिफ्लेक्शन, दोनों ही चीजें होंगी, है ना। तो मान लो कुछ पार्ट उसने एब्जॉर्ब कर लिया, बट कुछ पार्ट क्या होगा, वो अगेन रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये रिफ्लेक्ट होकर जाएगा कहाँ पे, रहना तो उस बॉल के अंदर ही है, तो ऐसे में क्या होगा, वो अगेन चलेगी, मान लो वो इस बॉल की यहाँ पर इस जगह पर आकर वो टकराती है, टकराएगी, अगेन क्या होगा, कुछ रिफ्लेक्शन होगा, कुछ एब्जॉर्बेंस होगा, तो इसलिए क्या होगा, कुछ अब्सॉर्ब कर लिया और बचा कुछ क्या कर देते हैं, अगेन रिफ्लेक्ट। और यही प्रोसेस बार बार चलता रहेगा, हर बार जब भी रे आएगी वो सीधे सीधे करके कहीं ना कहीं टकराएगी, टकराने के बाद कुछ एब्जॉर्ब होगा, कुछ होगा रिफ्लेक्ट। तो ऐसे में क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि जितनी भी लाइट है वो पूरे तरीके से उसके अंदर ही रह जाएगी, क्योंकि होल तो एक ही था ना,
और जिस होल से लाइट आई है उससे बाहर तो निकल नहीं सकती है ना। तो ऐसे में क्या होगा, वो लाइट इन द लास्ट में क्या रहेगी, इस कैविटी इस बॉल के अंदर ही रह जाएगी और लास्ट में इसी के अंदर खत्म हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी पूरी तरीके से। ओके, और एक टाइम पे क्या होगा, जितनी भी लाइट है वो 100% क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब, और इस तरीके से क्या करेगी, परफेक्टली एक ब्लैक बॉडी की तरह काफी हद तक वर्क करेगी। तो ये काफी अच्छा आइडिया होता है एक ब्लैक बॉडी को बनाने के लिए। ओके, अच्छा अब देखो आगे की बातें क्या लिखी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या कि जो ब्लैक बॉडी होती है ना, जो एक ब्लैक बॉडी होती है वो एक अच्छी एब्जॉर्बेंट तो है ही, ठीक है, लेकिन इसके अलावा एक परफेक्ट रेडिएटर भी होती है ऑफ रेडिएट एनर्जी। यानी हमारे पास क्या होता है, देखो सिंपल बात है कि देखो आपकी लाइट क्या एक टाइप की, आपकी जो रेडिएशन है वो क्या है, वो एक टाइप की एनर्जी होती है ना, ये हमें पता है, ठीक है। तो एनर्जी का वो पता है कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा टाइम के लिए एनर्जी अपने पास रख नहीं सकती, उसको वो एनर्जी कहीं ना कहीं लूज करनी ही पड़ेगी। और वो एनर्जी लूज कैसे होती है, इन द टर्म्स ऑफ रेडिएशन। ओके, रेडिएशन के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन क्या है, एनर्जी को हमेशा एमिट किया जाता है। तो हमारी जो ब्लैक बॉडी है वो रेडिएशन या एनर्जी को एब्जॉर्ब तो बड़ी तरीके से करती है, मतलब 100% एब्जॉर्ब कर लेगी, लेकिन साथ ही वो उसको अच्छे तरीके से जो है वो एमिट भी करेगी। 100% एब्जॉर्बेंस है तो 100% आपका एमिशन भी इसके द्वारा देखने को मिलेगा। तो यही वाली बात यहाँ पे लिखी हुई है कि एक परफेक्ट रेडिएटर है, मतलब ये जितना भी एब्जॉर्ब करती है कोई भी ब्लैक बॉडी उतना 100% ये एमिट भी करेगी। तो ये वाली बात है। सो अ ब्लैक बॉडी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद इट्स सराउंडिंग। बिल्कुल सिंपल बात है कि हमारे पास सराउंडिंग से क्या कर रही है, अगर एनर्जी को ले रही है तो सराउंडिंग को एनर्जी देगी भी। ओके, तो इक्विलिब्रियम में रहता है यहाँ पे हमेशा। ओके, सो इट्स रेडिएट्स सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया एज इट एब्जॉर्ब फ्रॉम इट्स सराउंडिंग एट अ गिवन टाइम। ओके, सो इन एनी गिवन टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम पे जितने भी एनर्जी अब्जॉर्ब की जाती है ब्लैक बॉडी उतना एमिट भी करती है। ओके, सराउंडिंग को। ओके, तो ये वाली बात यहाँ लिखी है, द अमाउंट ऑफ लाइट एमिट या इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन ऑफ अ ब्लैक बॉडी डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है, देखो ध्यान देना, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, क्या कि आपके पास जो भी लाइट है चाहे वो किसी भी फ्रीक्वेंसी क्यों ना हो, आपको पता है कि हर एक फ्रीक्वेंसी की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, तो हर एक फ्रीक्वेंसी की लाइट को ये एमिट भी कर सकता है। तो ऐसे में इसका जो एब्जॉर्बेंस है, जो लाइट की जो इंटेंसिटी है वो किस पे डिपेंड करेगी, वो केवल डिपेंड करती है किस पे, आपके टेम्परेचर पे। कि आपके ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा उससे सब कुछ फर्क पड़ता है, कि टेम्परेचर चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंग वो अलग अलग टाइप की अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट को ये एमिट करेगा। ध्यान देना कि किसी भी टेम्परेचर पे सभी टाइप की लाइट को अब्जॉर्ब तो कर लेता है, लेकिन जब एमिटेशन की बात आती है तो ये पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एक पर्टिकुलर टाइप की लाइट को एमिट करता है। ओके, ये वाली बात आपको ध्यान देना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। पर सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है, ठीक है, सवाल ये आता है कि ऐसा हुआ क्यों, कि इसने टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी आई क्यों है हमारे पास। ठीक है, तो वो ध्यान देना कि यहाँ पर जो लाइट या जो भी रेडिएशन अब यहाँ पे जो आपके एमिट होते हैं इन्हीं को बोला जाता है आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ओके, तो यहाँ पर ध्यान देना, एक लाइन में आपको लिखता हूँ, स्टेटमेंट अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, कि हमारे पास कि द रेडिएशंस that are emitted by black body are called black body radiation। ओके, फिलहाल बीबीआई में शॉर्ट में, ठीक है, पर समझ जाना, ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है इनको कहा जाता है। ओके, पर सवाल ये आता है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन आपकी वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकती, क्योंकि वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हमारे पास परफेक्ट एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता। ओके, वहां पर नहीं होना चाहिए। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरा परफेक्ट एब्जॉर्प्शन हो रहा है। और उसकी वजह से क्या हो रहा है भाई, परफेक्ट एब्जॉर्प्शन और परफेक्ट इमिशन दोनों ही चीजें हो रही हैं। ओके, और ये जो चीजें है ना, ये आपका वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकती, पर इसको हमारा कौन एक्सप्लेन करेगा, मेरा जो पार्टिकल नेचर है वो इसको एक्सप्लेन करेगा। ओके, और पार्टिकल नेचर के लिए अगर बात करेंगे तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट और जो थ्योरी दी गई थी जो काफी हद तक मेरे को पार्टिकल नेचर के बारे में बताती है, वो है मेरी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था प्लैंक्स, वो आए थे और उन्होंने बताया था कि आपका पार्टिकल नेचर एक्चुअल में किस तरीके से शो कर सकता है कोई भी एक लाइट या वेव। ओके, तो उन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि हमारे पास जो लाइट है, जैसे वेव में अगर बात करेंगे तो वेव में लाइट कैसे चलती है, वेव में लाइट चलती है इसे वेव फॉर्म में, ये तो वेव नेचर है। इन्होंने बोला कि जो लाइट है वो पार्टिकल फॉर्म में भी रह सकती है, पार्टिकल फॉर्म में, और पार्टिकल फॉर्म में कैसे चलती है, वो ऐसे छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में चलती है। इन्होंने क्या बोला कि जो लाइट होती है ना वो असल में केवल लाइट ऐसे वेव फॉर्म में नहीं रहती, उन्होंने बोला कि जो लाइट होती है ना वो असल में एनर्जी का छोटा छोटा पैकेट है, और वो सभी पैकेट एक साथ बहुत ही पास पास है और वो आपको लाइट की फॉर्म में देखते हैं, और वो पैकेट्स होते हैं एक्चुअल में जो चलते रहते हैं। और पैकेट क्या है, पैकेट एक तरीके से एक पार्टिकल को शो करेगा। ठीक है, तो यानी कि इन्होंने बोला कि लाइट क्या है, लाइट इज अ पैकेट। इन्होंने ये बोला कि लाइट
इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास लाइट इज अ पैकेट्स ऑफ एनर्जी। यहाँ पे क्या है बहुत सारे जो बॉक्स मैंने बनाए हुए ये क्या पैकेट है। ठीक है, और ये क्या है बेसिकली आपका एक एनर्जी का छोटा छोटा पैकेट है और वो सभी क्या है साथ में अरेंज हो रखे हैं और लाइट उस फॉर्म में चल रही है। यानी आपकी जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं वो सभी ऐसे एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में चलती हैं और जिससे कि क्या आपका पार्टिकल नेचर रिप्रेजेंट किया जाता है। कितनी पार्टिकल नेचर का रिप्रेजेंटेशन है। ओके, सो वेव नेचर ऐसा है और पार्टिकल नेचर कुछ ऐसा है। किसने बताया इसके बारे में? सबसे पहले प्लैंक्स ने। ओके, तो उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था, हम स्टेटमेंट एक बार समझ लेते हैं। तो उन्होंने स्टेटमेंट ये बोला कि मेरे पास डिफरेंट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कैन एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी इन डिस्क्रीट क्वांटिटीज ओनली। इन्होंने क्या बोला कि हमारे पास जब भी आपका जो भी एटम्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो क्या मैटर जिससे बनता है, तो उन्होंने ये बोला कि हमारे जितने भी मैटर बना हुआ है वो एटम मॉलिक्यूल से बना है। तो उन्होंने ये बोला कि हमारे पास अगर उनको लाइट या कोई भी एनर्जी अगर उनको एब्जॉर्व करनी है, एमिट करनी है, तो वो उसको चाहे तो ऐसे छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में डिस्क्रीट वे में भी कर सकते हैं। यानी ऐसा जरूरी नहीं कि कंटिन्यूस वे में ही करना चाहिए, नहीं, वो ऐसे डिस्क्रीट वे में भी क्या है आपके लाइट को, एनर्जी को एब्जॉर्व या एमिट कर सकते हैं। और इन्होंने ये बोला द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कैन बी एमिट और एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज नोन एज क्वांटम। ओके, तो उन्होंने ये बोला कि हमारे पास ये जो एनर्जी है जो एब्जॉर्ब की जा सकती है, जो एमिट की जाती है, वो छोटे छोटे पैकेट्स या मतलब छोटे छोटे फॉर्म में की जा सकती है एनर्जी के छोटे छोटे फॉर्म्स में। उसमें उन्होंने बोला कि जो सबसे छोटा फॉर्म या सबसे छोटा जो पैकेट होना चाहिए उसको बोला जाता है क्वांटम। ओके, यानी यहाँ पर जो मैंने डायग्राम बनाया था, तो यहाँ पर देखो मैंने अलग अलग पैकेट बनाए। ठीक है, तो इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है क्वांटम। ठीक है, सो ये एक क्वांटम हो गया। ये क्या आपका सेकंड नंबर वाला क्वांटम, ये सेकंड क्वांटम है। ठीक है, ये आपका थर्ड क्वांटम। ठीक है, ये आपका फोर्थ क्वांटम, ये आपका फिफ्थ नंबर क्वांटम। यानी हमारे पास क्या इन्होंने बोला कि हमारी जो लाइट है वो असल में टुकड़ों के रूप में चल रही है पहले से। तो अगर आपको चाहिए कि लाइट या एनर्जी अगर एब्जॉर्व करवानी है तो आप टुकड़ों के फॉर्म में, ओके, यानी कुछ पर्टिकुलर पार्ट को चाहो तो एब्जॉर्व करवा लो, पूरा मत करवाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। क्या आपको पता है ऐसा हो सकता है कि भाई कोई जैसे ऑब्जेक्ट है वो लाइट या एनर्जी को एब्जॉर्व कर रहा है, तो हो सकता है वो केवल 2 क्वांटम को ही एब्जॉर्व करे, बचे आगे को ना करे, या हो सकता है वो केवल 3 क्वांटम को एमिट करे औरों को ना करे। तो ऐसे डिस्क्रीट वे में टुकड़ों में भी क्या है मेरी लाइट को एब्जॉर्ब या एमिट किया जा सकता है। और उसने बोला कि जो सबसे छोटा जो एनर्जी का पैकेट होगा किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए उसको बोला जाएगा क्वांटम। ओके, तो ये वाली बातें जो उन्होंने कही थी। ओके, इन्होंने आगे क्या बोला? इन्होंने आगे और भी बातें कही। इन्होंने ये बोला कि हमारे पास कि द एनर्जी of the radiation absorbed or emit is directly proportional to the frequency of the radiation। यानी हमारे पास ये भी बात इन्होंने बोली, एक अच्छा फॉर्मूला भी इन्होंने दिया साथ में। इन्होंने बोला कि हमारे पास जो भी आपकी लाइट है, जो भी आपकी रेडिएशन है, जो भी एब्जॉर्ब या एमिट होने वाली है, उसकी जो एनर्जी होती है वो असल में फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इन्होंने एक बात कही, क्या इन्होंने बोला कि जो ई एनर्जी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मेरी फ्रीक्वेंसी के। और आप ये बात हमेशा जानते हो, हमेशा आपको ध्यान रखना है, नहीं पता तो कि जब भी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आएगा आपको उसको हटाना पड़ेगा और इक्वल लगाना पड़ेगा। और जब भी ऐसा करोगे तो आपको हमेशा एक कांस्टेंट की जरूरत पड़ती है ना। सो इन्होंने भी यही किया। तो ई इक्वल टू एच न्यू, जहां पर एच क्या है मेरा, एच को बोला गया क्या, ये है मेरा क्या, प्लैंक्स कांस्टेंट। इसको क्या है, इसको बोला गया प्लैंक्स कांस्टेंट, इसको कहा गया। ठीक है, और कांस्टेंट तो भाई इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होना चाहिए, कुछ ना कुछ नंबर इसका होना चाहिए। तो h कष्ट होता है 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। ओके, सो ये क्या इसका वैल्यू होता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट, ये आपको कांस्टेंट जरूर ध्यान रखना है। कभी क्या होता है एग्जाम में दिया हो, कभी नहीं दिया हो, तो भी पता होना चाहिए। और यहाँ पे न्यू क्या है आप जानते हो, न्यू मैंने बताया था फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और ई क्या है आपका, ई है आपका एनर्जी, एनर्जी ऑफ EMR। ठीक है, वो कोई भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो उसकी एनर्जी आप फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिख सकते हो बहुत ही आराम से। ओके, तो ये वाली बात है जो इन्होंने कही थी। और ये क्या है, ये है किसकी एनर्जी, EMR की तरह पर किसकी, एक क्वांटम की एनर्जी है। ओके, सभी लोग ध्यान रखना, ये एनर्जी किसकी है, एनर्जी ऑफ 1 क्वांटम। यानी किसी भी क्वांटम की अगर आपको एनर्जी निकालने की, सबसे छोटे पैकेट की एनर्जी क्या होगी, बस कुछ मत करना है, जो भी फ्रीक्वेंसी है उसका प्लैंक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व कर लो, ऑटोमेटिक आपको आंसर आ जाता है। तो ये एक क्वांटम की एनर्जी। ओके, अच्छा अब देखो यहाँ पर हम बात करते हैं थोड़ी सी और बात है क्या, कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है मेरे पास, तो मेरे पास देखो मैंने क्या बताया कि ये आपके छोटे छोटे से
एनर्जी के पैकेट्स के फॉर्म में रहता है ना, एनर्जी के पैकेट्स के फॉर्म में, जिसमें एक पैकेट को, सबसे छोटा जो भी एक पैकेट, सारे के सारे पैकेट्स बिल्कुल एक जैसे रहेंगे और इनको बोला जाता है क्या, इनको बोला जाता है क्वांटम। ठीक है, ओके। अब देखो यहां पर एक वर्ड और आता है मेरे पास जिसको बोला जाता है क्वांटा। अब एक वर्ड आता है मेरे पास क्वांटा, ये क्या होता है, क्वांटा बोला जाता है ग्रुप ऑफ क्वांटम, ग्रुप ऑफ क्वांटम। जो ग्रुप ऑफ क्वांटम्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, उनको क्वांटा बोला जाता है। ऐसे हमारा 5 या 6 क्वांटम एक साथ आ जाए तो उसके ग्रुप को क्या बोलेंगे, उसके ग्रुप को बोला जाएगा क्वांटा। ओके, और क्वांटा की एनर्जी निकालनी तो कैसे निकालोगे, सिंपल बात है, जो भी नंबर ऑफ क्वांटम्स हैं उन सबकी एनर्जी क्या है, बिल्कुल सेम रहती है। जितने भी आपके क्वांटम्स रहेंगे हर एक की एनर्जी सेम रहती है, क्योंकि हर एक की फ्रीक्वेंसी फिक्स है ना। तो यानी कि बात करेंगे तो क्वांटम के लिए मैं ऐसे कह सकता हूँ कि एनर्जी निकालना चाहो तो NH/nu। ओके, और n के यहाँ पे n है मेरा नंबर ऑफ क्वांटम, जितने भी मेरे क्वांटम हैं एक क्वांटा के अंदर उसको क्या बोला जाएगा, वो आपका n हो जाएगा। n क्या है मेरा नंबर। ओके, और नंबर यानी कि आपका 1 2 3 कोई भी आपका नंबर रह सकता है। ठीक है, तो ये भी एक फॉर्मूला रहता है आपका E = NH/nu। ओके, और n क्या है मेरा नंबर ऑफ क्वांटम है। ओके, तो जितने भी आपको क्वांटम की एनर्जी निकालनी है वो आपको दे रखी होगी, तो आपको नंबर पता है, फ्रीक्वेंसी पता है, प्लैंक कांस्टेंट पता है, तो आप उसकी एनर्जी निकाल सकते हो। ओके, अब देखो इसी फॉर्मूले को चाहे तो हम और फॉर्म्स में भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है क्या, आप ये बात जानते हो बहुत अच्छी तरीके से कि न्यू इक्वल टू क्या होता है, c/λ। तब चाहो तो वेवलेंथ के टर्म्स में भी इस फॉर्मूले को यूज में ले सकते हो। कैसे, तो बहुत ध्यान से देखना। तो हम कुछ नहीं करेंगे यहाँ पे, तो एक फॉर्मूला आ जाएगा E = hc/λ। ये भी एक फॉर्मूला आपके पास आ जाता है। ठीक है, सो ये भी क्या एक फॉर्मूला, तो सेम बात है, वेवलेंथ दिया हो तो भी आप एनर्जी निकाल सकते हो, फ्रीक्वेंसी दिया है तब भी आप एनर्जी निकाल सकते हो। ओके, क्लियर सभी को। अच्छा, एक बात और यहाँ पे आती है, छोटी छोटी बात में बहुत सारी है, तो क्या ध्यान रखना है आपको, एक चीज और क्या ऐड करते हुए चलो, कि हमारे पास जो क्वांटम है ना, इसका एक दूसरा नाम भी होता है। क्वांटम को देखो ध्यान देना, इसको फोटोन के नाम से भी जानते हैं, फोटोन। ओके, क्वांटम को क्या है, उसको फोटोन के नाम से भी जाना जाता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है, ज्यादा बुक में देखो ध्यान देना, क्वांटम वर्ड बहुत ही कम चलेगा। जैसे आप आगे पढ़ोगे तो आपको जो वर्ड आएगा वो आएगा फोटोन, और ये वर्ड आगे भी अभी हेल्प करेगा आगे के टॉपिक को समझने के लिए भी, इसलिए पहले ये वर्ड क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा क्विज करके देखते हैं और देखते हैं कि कितना हमें आया। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, आराम से क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई क्या यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स ऑफ रेडिएशन whose frequency is 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। ओके, तो क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन आपको दिया है कि आपको 1 मोल फोटोन के लिए आपको क्या है, एनर्जी निकालनी है, और आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ओके, तो सभी लोग एक बार थोड़ा सा ट्राई करके देखो, सोचो कौन सा फॉर्मूला लगेगा और कैसे इसको कर सकते हो। ओके, तो सभी लोगों को मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, आराम से ट्राई करके देखो भाई क्या इसका आंसर होना चाहिए। ओके, सो आई होप सभी ने ट्राई किया होगा अच्छे तरीके से। तो एक बार चलो करके देख लेते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन बेसिकली हमें करना है। सो क्वेश्चन बहुत ही इजी था हमारे पास। तो क्या करना है, हमारे पास हमें एनर्जी निकालनी है। एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है, प्लैंक्स ने हमें बताया था कौन सा, E = कौन सा है, NH/nu। देखो ध्यान देना, फॉर्मूला ज्यादा ये वाला लेकर चलना है। क्यों, क्योंकि देखो कभी कभार क्या आपको नंबर भी दिया रह सकता है, तो आपको नंबर का ध्यान रखना पड़ेगा, तो इसे फॉर्मूले की हैबिट सही से लगाना बढ़िया रहेगा। ओके, अब देखो हमें क्या क्या दिया, क्वेश्चन मुझे सब कुछ दिया। ठीक है, क्वेश्चन में देखो क्या दिया मुझे, n क्या है मेरा, देखो n मैंने बताया था नंबर। ओके, और यहाँ पर दिया 1 मोल, और आप जानते हो कि 1 मोल होने को तो नंबर के लिए यूज में लिया जाता है, पर 1 मोल होता कितना है, हमें तो नंबरिंग काउंटिंग करनी है ना। n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी मेरी 1 मोल, पर n का मतलब ध्यान रखना, 1 मोल का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब होता है 6.022 × 10⁻23। यही तो नंबर है मेरे पास 1 मोल का मतलब, है ना। तो ये तो मेरा हो गया 1 मोल, क्योंकि इतने मेरे पास नंबर ऑफ फोटॉन्स होने चाहिए। ठीक है, h क्या है मेरा, h हमें पता है क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसका नंबर 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड होता है, जिसका यूनिट। ठीक है, अच्छा लास्ट की अगर बात करते हैं, मेरे पास न्यू मेरे पास क्या रहता है, न्यू मुझे दिया हुआ क्वेश्चन में, ये रहा 5 × 10⁻14 5 × 10⁻14 हर्ट्ज, ये मुझे दिया हुआ है। अब मुझे कुछ नहीं करना, बस इन तीनों का मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट। मल्टीप्लाई करूंगा ऑटोमेटिकली मुझे आंसर मिल जाएगा। ओके, सो अगर हम इसको सॉल्व करें तीनों का मल्टीप्लाई, सो क्या आएगा मेरे पास, सो अगर इसको सॉल्व करोगे ना, तो आपका जो आंसर आएगा तीनों का मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो क्या आएगा मेरा ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ना,
वो क्या होगा, इसका मेरा करेक्ट आंसर आपका आया होगा। ओके, तो ये क्या रहेगा, इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर सभी को? तो ये क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन बहुत ही इजी आते हैं, मैं बता दूं आपको एडवांस में, क्वेश्चन बहुत ही इजी आते हैं। बस ये है कि आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला टाइम लग सकता है, पर उससे ज्यादा कुछ नहीं लगेगा। ओके, क्लियर सभी को? ऐसा नहीं होगा कि भाई फॉर्मूला आपको समझ में नहीं आएगा, फॉर्मूला आपको हमेशा पता चल जाएगा। अगर टॉपिक पढ़ने के बाद अगर आप फॉर्मूला कैच कर पा रहे हो, मतलब आप बहुत सही चल रहे हो। ओके, बस इतनी सी बात ध्यान रखना, ठीक है? क्या सभी को? चलिए, और इसी के साथ बात करेंगे तो हमारा आज का सेशन यहीं पर हम एंड करेंगे। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। आज का सेशन हम यहीं पर एंड करेंगे, जिसमें आज हमने क्या जाना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती है इनके बारे में जाना, प्लस उनके हमने दोनों नेचर्स की कहीं ना कहीं बात करी। हमने उनके लिए देखा कि उनका वेव नेचर भी होता है, जिसमें अगर देखें हमारे पास तो जैसे कि इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन, कुछ हमारे पास एक्सपेरिमेंट भी हैं, और इसके अलावा हमारे पास इनका पार्टिकल नेचर भी होता है। और पार्टिकल नेचर क्यों जरूरत पड़ रहा है कि कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट थे जो कि मेरा वेव नेचर शो नहीं या उनको समझा एक्सप्लेन नहीं करवा पा रहा था, पर हमारे पास आता है कौन, प्लैंक्स आता है, जिन्होंने मुझे बताया कि भाई आपका पार्टिकल नेचर किस तरीके से रह सकता है और वहां पर भी आप एनर्जी कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये सारी बातें यहाँ पर आती हैं। अभी आगे के लेक्चर्स में हम इनकी आगे की बातें और सीखेंगे और कुछ अलग एक्सपेरिमेंट की बातें और करेंगे, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के लिए, इस टॉपिक के लिए समझने के लिए और रहती हैं। ओके, तो आई होप सभी को मजा आया होगा वीडियो में। हाँ, तो सभी लोग यार क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड फ्रेंड्स प्लीज मुझे सभी लोग जरूर बताना कि यार आपको कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको क्लास कैसा लगा, एंड सभी लोग प्रैक्टिस बढ़िया तरीके से करते रहना। ओके, सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।